नमस्कार। वक्त है अटेंशन का और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब दिग्गजों के प्रचार का शोर थम गया है। अब बारी है घर घर पहुंचने की और समय है आखिरी वक्त के आखिरी दाव का। अब देखना होगा कि आखिर दाव किसका सटीक बैठता है, क्योंकि वोटर जो सोचेगा उस पर अमल करेगा। अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। थम गया दिग्गजों के धुआंधार प्रचार का शो। शुरू हुआ घर घर पहुंचने का दौर। अब समय है आखिरी वक्त के आखिरी दाव का। अब वक्त है मतदाता के मन की असल करवट का। दिग्गजों के धुआंधार प्रचार का दौर थम गया है। प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का रण अब अंतिम दौर में है। बुधवार शाम चुनाव प्रचार थम चुका है और अब चुनावी हो हल्ले की बजाय घर घर जाकर संपर्क करने का वक्त शुरू हो गया है। साथ ही वक्त होगा वोटर के मन की असल करवट का, यानी अब वोटर जो सोचेगा उस पर अमल करेगा। अभी चुनावी प्रचार और बयानबाजी के तीर ने जितना असर दिखाया, उस सब का निचोड़ अब वोटर के मन में इकट्ठा होगा। अब वक्त वोटर के घर घर जाकर समझाने और बूथ प्रबंधन की रणनीति को अंजाम देने का है। इसमें वोटिंग के पहले के 2 दिन महत्वपूर्ण रहेंगे। भाजपा से जहां पूरा चुनाव प्रचार सीएम शिवराज सिंह चौहान को फोकस में रखकर हुआ, तो कांग्रेस से पूर्व सीएम कमलनाथ का चेहरा आगे रहा। भाजपा में संगठन ने हर सीट पर पूरी दमदारी दिखाई, तो कमलनाथ के प्रबंधन के अलावा कांग्रेस में प्रत्याशियों की स्थानीय जमावट ही जोर आजमाइश का आधार बनी है। अब समय है आखिरी वक्त के आखिरी दाव का। अगर हम बात करें चुनाव प्रचार को लेकर, हमारे तमाम स्टार प्रचारक कमलनाथ जी से लेकर सभी नेताओं ने पूरे प्रदेश के इन चारों उपचुनाव वाले क्षेत्रों में सघन दौरे किए, जनसंपर्क किया, विभिन्न जनसभाओं को संबोधित किया, लोगों से संवाद किया और लगातार अपनी बात पहुंचाई। हमने अपने 15 माह के कार्यकाल के सारी बातें जनता तक पहुंचाई और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो 17 साल की सरकार है उनकी विफलताओं को लेकर सवाल उठाए, उनसे उनके कामों का हिसाब मांगा और बताया कि आज प्रदेश की क्या स्थिति, आज किसान न्याय मांग रहा है। ये सारे मामले हम जनता के बीच में लेके गए और हमें उम्मीद है कि जनता ये सारी तस्वीर देखकर, ये सारी सच्चाई देखकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी और चारों सीट हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और दमों का इतिहास हम इन चारों क्षेत्रों में भी दोहराएंगे। इन चारों उपचुनावों में जनता ने देखा है कि किस प्रकार से धुआंधार सभाएं भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई हैं और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की ओर से एक उबाऊ, थकान वाली जो प्रचार हुआ है, ये भी जनता के सामने है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जन जन के बीच में गए हैं, अपने 15 साल के कार्यों को रखा है, साथ में 15 माह की कमलनाथ जी की लूट की भ्रष्टाचार की सरकार जो चली है उनको भी सामने रखने का काम किया है। और निश्चित ही हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ फिर से इन सभी चारों सीटों पर परचम लहराएगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा और कांग्रेस के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। लंबे समय तक चले इस धुआंधार प्रचार के दौरान मतदाताओं को लुभाने के सभी जतन किए गए, लेकिन फैसला अब मतदाताओं के हाथ में है। इसलिए लोकसभा और विधानसभा वार आबादी का गणित भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात खंडवा लोकसभा सीट की। खंडवा लोकसभा सीट से भाजपा ने ओबीसी वर्ग से ज्ञानेश्वर पाटिल को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने ठाकुर वर्ग से सामान्य प्रत्याशी राजनारायण को उतारा है। यहां ओबीसी और अनुसूचित जाति और जनजाति प्रमुख आबादी है। यह फैसला ओबीसी और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग ही करेगा। चलिए अब बात जोबट विधानसभा सीट की। जोबट में भाजपा से सुलोचना रावत मैदान में है, तो कांग्रेस से महेश पटेल। ये सीट मुख्य रूप से आदिवासी वोट बैंक की है। इसके अलावा मुख्यतः ये कांग्रेस की ही सीट रही है। केवल 2013 और 2018 में ये सीट भाजपा ने जीती थी। इस सीट पर आदिवासी पलायन बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन ये एक बड़ा वोट बैंक भी है जो फैसलों को प्रभावित करता है। इसलिए यहाँ आदिवासी वोट बैंक ही जीत का फैसला करता है। वहीं पृथ्वीपुर विधानसभा सीट की बात करें तो भाजपा से शिशुपाल सिंह मैदान में है, वहीं कांग्रेस से नितिन सिंह राठौर।
इस सीट पर भी आदिवासी वोट बैंक ज्यादा है। आदिवासी के बाद ओबीसी वोट बैंक है, लेकिन पूरा दारोमदार आदिवासी वोट बैंक पर रहता है। आदिवासी वोट बैंक ही यहाँ निर्णायक है। वही बात करें अगर रेगांव विधानसभा सीट की, तो रेगांव में भाजपा से प्रतिमा बागरी मैदान में है, वही कांग्रेस से कल्पना वर्मा। इस सीट पर अनुसूचित जाति और जनजाति के वोट बैंक ज्यादा है। इसके अलावा मुख्य रूप से बागरी समुदाय यहाँ पर ज्यादा संख्या में है। इस कारण भाजपा ने बागरी प्रत्याशी ही उतारा है। सवर्ण समाज के बंटने या एकजुट होने को भी यहाँ महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए बाकी जातियों के मिश्रित होकर एकजुट होने का गणित भी काम करता है। इन आंकड़ों से तो साफ जाहिर होता है कि इस उपचुनाव का फैसला जातिगत समीकरण पर आधारित होगा। इसीलिए तो राजनीतिक दल भी प्रचार के दौरान जातियों को साधने का ताना बाना बुनते रहे हैं। नेताओं ने बयानों के जमकर तीर चलाए और बड़े बड़े वादे किए, लेकिन अब जनता मंथन कर ये तय करेगी कि आखिर किसकी रणनीति पर मोहर लगाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। शर्मा जी, सबसे पहले आप ही के पास कि पूरे चुनाव में हम देखते हैं तमाम सारे मुद्दों की बात होती है, तमाम सारे बयानों के तीर चलते हैं, लेकिन ये जो आखिरी कुछ घंटे होते हैं निर्णायक जिनको कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो फ्लोटिंग वोटर है जिसका जनमानस अगर आपने बदल दिया तो जीत आपकी सुनिश्चित हो जाती है, तो ये आखिरी घंटे चुनाव के लिहाज से कितने भारी पड़ते हैं और क्या वाकई ये सारे मुद्दों पर ही भारी पड़ जाते हैं या मुद्दे भी असर दिखाते हैं? देखिए मनोज जी, दो बातें बड़ी स्पष्ट रहती हैं। जहां तक चुनाव प्रचार का प्रश्न है, वो एक जनमानस को तैयार करता है, एक अवधारणा को तैयार करता है। लेकिन जो ये अब तो 72 घंटे हो गए, पहले तो 48 घंटे ही हुआ करते थे, इस बार 72 घंटे। तो ये जो 72 घंटे वाला जो खेल है, ये है कार्यकर्ता का मूवमेंट और जो मतदाता मानस नहीं बना पाया है उसको साधने का। दूसरा इसमें यह रहता है कि जो अपना वोट है, यानी कांग्रेस का अपना वोट, भाजपा का अपना वोट है, वो एक सबको मालूम है कि ये भाजपा का वोटर है, ये कांग्रेस का वोटर है। तो वो जो है उसको जाकर के कि तेरे मन में कोई मैल तो नहीं है, तू अभी नाराज था तो अभी तक ठीक हो जा, मैदान में आ जा खड़े होकर के और पोलिंग बूथ तक लोगों को निकालने में मदद कर। तो ये रणनीति बनाते हैं। यहां आकर के एक बात साफ होती है कि जिसके पास अब संगठनात्मक स्ट्रक्चर होगा, वो जो है अपने मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा निकाल पाएगा। और मुझे लगता है यहां आकर के भाजपा मैदान मार जाती है। लेकिन यदि कोई ऐसी हवा हो कि भाई वो सरकार के खिलाफ होगी या प्रत्याशी के खिलाफ होगी, तब उसको साधने के लिए बहुत परेशानी होती है, जैसा दमोह में हुआ था जी। यहां मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश नहीं है। जो आम चुनाव में था, जिसमें कमलनाथ जी को 5 सीट ज्यादा मिली थी, उस 5 सीट का कारण था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश। अभी इस समय चारों चुनाव और फिर उसने जो 15 महीने में कुछ देखा, इसके बाद जो कुछ आक्रोश बचा भी होगा तो वो बाहर निकालने की हिम्मत शायद ना जुटाए फिलहाल। नहीं, आपको सबको मालूम है कि कमलनाथ जी सरकार नहीं चला पाए। मतदाता जो है वो इतना मध्य प्रदेश का जानकार है, वो समझता है सारी चीजें कि अब इन सीटों को दे के भी क्या फायदा निकाल लेंगे। कोई विपक्ष ताकतवर हो जाएगा तब भी कमलनाथ जी तो किसी अपने युवा नेता को, तेज तर्रार नेता को सामने आने नहीं देना चाहते। तो ऐसी स्थिति में यदि कमलनाथ के हाथ मजबूत करने की क्या, उसे जो हाथ खुद ही मजबूत नहीं, वो क्या हाथ मजबूत करेंगे। यदि कोई युवा चेहरा सामने रखते और कोई ऐसा दमदार आदमी, अब आप देखिए कि बुजुर्ग तो कैंडिडेट खड़ा किया है लोकसभा के लिए, उसमें क्या हाथ मजबूत करेंगे। तो ऐसी स्थितियों में ये लगता है कि कांग्रेस अपनी पृथ्वीपुर की सीट बचा जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरा आकलन और मेरे सूत्रों का कहना यह है कि भाजपा के पक्ष में 3 सीटें जारी हैं और 1 सीट मैं कांग्रेस की मान करके चलता हूं। ये मुझे अभी तक का समीकरण है। बिल्कुल, हाँ, इस पर मैं इतना जरूर कल भी चर्चा की थी जी। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि 2 दिन का जो एनालिसिस आएगा, क्योंकि अब कार्यकर्ताओं का एक्चुअल मूवमेंट होता है। आप देखिए नेताओं ने एटमॉस्फेयर बना दिया, अब ये समझ में
आएगा कि कार्यकर्ता जो है, वो किस प्रकार का मानस बना करके जनता के बीच में जा रहा है। हमको कल शाम तक मालूम चल जाएगा कि वस्तु स्थिति क्या है। निश्चित तौर ब्रजेश जी, कल शाम तक पता लग जाएगा। लेकिन जो हमने देखा पूरा प्रचार, खासतौर से अगर नारियल की बात करें, निक्कर की बात करें और तमाम सारे ऐसे मुद्दे उठे और हम सबको पीछे उड़ते, जो शर्मा जी ने भी कहा कि अब अग्नि परीक्षा उस कार्यकर्ता की और उस प्रत्याशी की है कि वो कितनी नाराज़गी दूर कर लेता है, मैनेजमेंट किसका बेहतर है और कौन वोटरों को ले आएगा। इस नाते हम कह सकते हैं कि भाजपा प्लस की स्थिति में है। लेकिन कई बार हमने देखा कि संगठन के अलावा कुछ ऐसी नाराज़गियाँ होती जो वोटिंग के पहले तक समझ में नहीं आती, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो कई बार वो हमको चौंकाने वाले होते हैं। हमने इसका दमों में उदाहरण देखा है। क्या अब भी ऐसा कुछ हवा दिख रही है इनमें? देखिए मनोज जी, चुनाव लड़ने में और चुनाव जीतने के लिए बहुत सारी बातें काम करती हैं। एक तो उम्मीदवार को देखा जाता है कि उम्मीदवार कितने अपने पक्ष में वोटर को ला सकता है, कितने परसेंटेज को वो अपने बल पर ला सकता है। फिर होता है संगठन का काम कर, उसका पर्सनल कितना है। फिर संगठन को देखा जाता है और संगठन के साथ नेतृत्व को देखा जाता है कि शिवराज जी ने कितना उसके फेवर में वो कर दिया होगा, लोगों का मन बदल दिया होगा। फिर संगठन अपनी रणनीति की बात करता है, जिस तरह शर्मा जी कह रहे थे कि संगठन बेहतर तो उसका काम अब आता है, तो संगठन भी अपना काम करता है। और इसके साथ साथ जो आपका क्षेत्रीय गणित रहता है, जातिगत गणित रहता है, तमाम तरह की ये सब चीजें रहती हैं। तब जाकर, जैसे शर्मा जी ने भी कहा कि एक कांग्रेस का वोट बैंक है, एक भाजपा का वोट बैंक है। बिल्कुल, ये वोट बैंक फिक्स हो गया, आपका मान लिया बात, वोट बैंक फिक्स हो गया। बाकी के वोट बैंक के लिए रणनीति बनाई जाती है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने पाले में ले आए, और यह हमारा जो वोट बैंक है हम उसको बेवजह ना घर में बैठे ने, नाराज है तो उसको मतदान केंद्र तक ले आए और उससे वोट डलवा दें। जो कहीं दूर दराज है उसको लाकर अपने उसमें कर लें, और जो हमारे मत नहीं मान रहा है, जो हमारे जिससे जो कोई बहुत ज्यादा नाराज हो तो कम से कम वो हमारे खिलाफ ना जाए, हमारे खिलाफ ना जाए। तो और जिनका मन बनाने की कोशिश की जाती है, आखिरी दौर में ये सब चलेगा कि घर घर जाकर कि कोई नाराज है तो उसको मनाने की कोशिश की जाएगी। अब तक जो नहीं माना होगा, जो सरकार ने कोशिशें की होगी, मुख्यमंत्री ने कोशिशें की होंगी, संगठन ने कोशिश की होंगी, तो अब उसको डैमेज करने की कोशिश की जाएगी। भाई नहीं माना है तो ठीक है, वो घर बैठ जाए, लेकिन दूसरों को तो ना रोके। तो ये सब कोशिशें होंगी, और जिसमें उस हिसाब से हम देखते हैं कि मनोज जी के हमें भाजपा प्लस दिखती है, कांग्रेस कमजोर दिखती है। ये नई बात नहीं है, ये कांग्रेस की और भाजपा की ये शुरुआत से ही, भाजपा संगठन के मामले में बेहतर है और उसका कोई मुकाबला नहीं है कांग्रेस से इस मामले। लेकिन इसके बावजूद भी आपने कहा कि दमोह जैसे ऐसे अचंभित करने वाले कई निर्णय हो जाते हैं। तो अब जो वोट बैंक रहता है, जो फिक्स होने के बाद जो बीच वाला है, जिसको हम अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं, वो अपने मन की बात कभी कहता नहीं है। मनोज जी, आपने भी 1000 जगह गए हैं, हम भी अपने कई जगह गए हैं कि एक वोटर ऐसा होता है जिसका मन टटोलना बड़ा मुश्किल होता है। यही वजह है कि कई एग्जिट पोल भी फेल हो जाते हैं, हमने देखा है। तो हर मतदाता का आप एक अंदाजा लगाते हो 100 लोगों से बात करके, यदि सर्वे करने वाले भी 1000 लोगों से, 1 लाख लोगों से बात करते हैं, तब जाके पूरे देश का माहौल बनाते हैं। और यदि हम एक विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं 2-4 हजार से ये कई बार वैसी गलतफहमी हो जाती है, जैसे हम कुकर में या चावल या दाल देखते हैं कि एक पक गया है ना, सारे पक गए हैं, और एक कच्चा है तो सारे पक्के हैं। लेकिन चुनाव का गणित शायद कुछ और होता है। ऐसा ही गणित है मनोज जी, हर मतदाता को आप टटोल भी नहीं सकते। लेकिन जो हवा किस तरफ बह रही है, अब बात आई कि एक अंडर करंट भी होता है, हो सकता है लोग नाराज हों, महंगाई इतने चरम पर आ रही है। यही वजह है कि मुद्दों को इधर उधर करने की कोशिश की जाती है कि एक व्यक्ति को आप ले आए जातिगत समीकरण साधने के लिए, सचिन बिरला को, ताकि एक वोट बैंक जो है उसका, जो समाज का है, वो आपके पाले में आ जाए। वो सचिन पायलट को ले आए कि हो सकता है जो नुकसान हो रहा होता सचिन बिरला के जाने से थोड़ा तो हम रोक ही सकें। तो ये कोशिशें होती हैं। इस कोशिश में आपको लगता है कि कौन कहाँ भारी, तो तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, एक जो नाराजगी होती है, हमने कोरोना काल में देखा दमोह क्यों हारे। दमोह का भले ही कांग्रेस कितना भी दावा करे मनोज जी कि हमारा दमोह मॉडल था और हमारी रणनीति थी और तमाम तरह की हमने कोशिशें की, उसकी बल पे हार गए। हालांकि ये जनता भी जानती है और हम भी जानते हैं और जो सरकार में है वो भी जानते हैं और कांग्रेस भी जानती है कि ऐसा कोई मॉडल नहीं है, हमने कोई तीर नहीं मारा। लेकिन जो लोगों की नाराजगी तत्कालिक, पृथ्वीपुर का उपचुनाव भी उसी दमोह के उपचुनाव के कारण हो रहा है जी। शर्मा जी, एक और चीज है, तत्कालिक नाराजगी जो थी मनोज जी कोरोना को लेकर, वो वहां फूटी। तो यदि आज तत्कालिक नाराजगी रही होगी, यदि मैं पेट्रोल डीजल को लेकर नाराजगी, हालांकि कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं करा कि जिससे वो नाराजगी भड़का सके, अपने पक्ष में माहौल बनवा सके, तो ऐसी कोशिशें तो रही नहीं। और सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये मतदाता आज की तारीख में समझता है कि यदि वो हरा भी देगा, लेकिन एक सबक सिखा सकता है। इस पूरे चुनाव प्रचार में कमलनाथ की अगर सबसे पहले बात करें कि पूरा अभियान जो है नारियल और निक्कर के आसपास सिमट कर रह गया, और शिवराज जी ने भी उसका जवाब दिया।
लेकिन आज एक बड़ा लंबा एक खुला खत लिखा कमलनाथ ने, उसको मतदाताओं के नाम समझ लें या वोटरों के नाम या उनके कार्यकर्ताओं के। उसमें उन्होंने कोरोना का जिक्र किया, उसमें पेट्रोल डीजल की कीमतों का जिक्र है, उसमें गैस का जिक्र है, उसमें बेरोजगारी का जिक्र है, तमाम सारे भावनात्मक मुद्दे उठाने की बात की है। तो ये आपको नहीं लगता कि शायद ये मुद्दे अगर ये 15-20 दिन पहले से उठाने लगते, क्योंकि जब आप ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं, जब बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो युवा आपसे पूछेगा, जब वोट डालने जाएगा उसके दिमाग में होगा कि आप उसको गाय चराने की ट्रेनिंग दिलवा रहे थे, बैंड बजाने की ट्रेनिंग दिलवा रहे थे, और उसको जो 5,000 का भत्ता था वो नहीं मिला। जो किसान को आप संबोधित कर रहे हैं कि डीजल और खाद से वो परेशान है, उस किसान के दिमाग में ये भी होगा कि उसको उसका कर्जा माफ़ नहीं हुआ। तो ये सारे इशू आपको नहीं लग रहा है कि बहुत लेट कर दिए और आधे अधूरे हैं? देखिए, एक बात यह है कि कमलनाथ जी जो है वो वाक्य रचनाओं के मास्टर हैं, इसमें मैं बार बार कहता रहता हूं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं मनोज जी, कि आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि यदि हम समीक्षक के रूप में बात करते हैं, आप भी सीनियर पत्रकार हैं, ब्रजेश भाई भी सीनियर पत्रकार हैं, और हम लोग तो लंबे समय से आप लोगों को देख देख करके बहुत सी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि कमलनाथ जी ने सारा अपने आप में केंद्रित करके और सारा अटैक था वो नेकर पर और इन पर ले जाकर के टिका दिया, महंगाई की बजाय? बिल्कुल। तो कई बार ये लगता है कि आप नूरा कुश्ती कर रहे हो, और मैं यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा कि व्यवसायिक नूरा कुश्ती हो रही है। जी। क्योंकि उनको मालूम है कि अगली बार भी हम शिवराज को हरा पाएंगे या भाजपा को हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे, इसलिए हमें अपना व्यवसायिक नुकसान नहीं हो, इसलिए हम सरकार के सामने जो है ऐसा वातावरण करते हैं कि मंच पर गुस्सा करेंगे और बाद में खी करेंगे। तो ये जो परिस्थितियां, आप देखिए, सरकार गिरी, आक्रोश नहीं दिखाया, और थोड़ी सी देर बाद शिवराज जी से मिलने चले गए या दूसरे दिन शिवराज जी से मिलने चले गए। तो इसको व्यवसायिक और आप भी शायद मौजूद थे, जो पहला शब्द था कि मेरा क्या कसूर, तो आपने खुद को विक्टिम बताने की कोशिश की। और जो आपने व्यावसायिक की बात की, तो जब अगर बड़े लीडर ये सोचते हैं, तो सचिन बिरला अगर ऐसा कर रहा है, संजय पाठक अगर ऐसा करते हैं, तो क्या बुरा करते हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि देखिए, जिस आदमी ने अपना पॉलिटिकल को व्यवसाय लिखा, कि आपका व्यवसाय क्या है, तो कमलनाथ जी ने तो राजनीति लिखा हुआ है ना अपने नामांकन में, ये तो सबको मालूम है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमको ये सोचने के लिए विवश करती हैं कि कहीं नूरा कुश्ती तो नहीं है। क्योंकि यदि मान लो 2 विधायक ज्यादा जीत गए तो कमलनाथ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन 2 विधायक जीत जाते हैं तो शिवराज जी की कुर्सी बच जाएगी। एक दूसरा, मैं आपको याद दिलाऊं कि एक बार यहाँ जो है विधायकों को मिलने का दौर शुरू हुआ था, कैलाश जी मिल लिए थे और प्रहलाद जी मिल लिए थे और सब लोग मिल रहे थे, तो सबसे बड़ा बयान किसका आया था? सबसे बड़ा बयान दिग्विजय सिंह जी का आया था, और उन्होंने कहा था कि भाजपा ने 2 नए मुख्यमंत्री तय कर लिए हैं और ये अमुक नाम है। यानी इसका तात्पर्य क्या हुआ कि दिग्विजय सिंह यदि कोई भाजपा के मुख्यमंत्री का नाम उछालेगा तो इसका मतलब यह है कि परिवर्तन नहीं होना। बिल्कुल। जब परिवर्तन नहीं होना यानी कि कुर्सी बताने की बात हो गई। जब सरकार जो है व्यापम के मामले में घेरी जा रही थी और दिग्विजय सिंह जी किसानों को लेकर के गुना में अनशन कर रहे थे, 10-12 दिन तक बैठे रहे, क्या है सब, क्या संदेश है इनका? कमलनाथ जी सरकार गिरते टाइम इतनी क्या जल्दी थी कि 2 विधायकों को तोड़ करके लेके आएगी, जब इनको मालूम था कि इनका तो बाड़े का छिंडा खुला हुआ है, यानी दरवाजा खुला हुआ है, और सारे भाग गए। तो आपने शुरुआत क्यों की? जब आपको अपनी सरकार बचाना, आप पहले से बहुमत में नहीं हो, आप संभल करके चलिए। आप इतने भारी भरकम आत्मविश्वास से कहां से आ गए कि मध्य प्रदेश में जो आदमी गली गली जिसने घूमा है, जो आदमी 15 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में काम करके एक एक व्यक्ति को उपकृत कर चुका है, जैसे 10 बरस दिग्विजय सिंह जी ने उपकृत किया था लोगों का, और भाजपा डी मानी जाती थी, तो क्या कमलनाथ जी को इतनी जल्दी क्या थी? और ये पूरा का पूरा चुनाव प्रचार इस बात पर केंद्रित है। अब मैं एक महंगाई की बात आपसे कहना चाहता हूं। देखिए मनोज जी, क्या होता है, महंगाई निश्चित रूप से है, इसको कोई नकार नहीं सकता, लेकिन 2 चीजें आती हैं कि एक बार भाजपा ने कर्जा लिया और कर्जा लेकर के कहा कि भाई भाजपा के राज में कर्जा बढ़ गया, तो उन्होंने कहा भाई हमने कर्जा बढ़ा है हमारा, लेकिन हमने ये काम करे हैं, उन्हें 15 काम गिना दिए। अब भाजपा को के सामने ये कह रहे हैं कि साहब आप पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ गए, तो एक बात ये आती है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां लाने की बात कर रही, तो पेट्रोल का पीछा छोड़ो, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां खरीदो। एक रणनीति ये है। दूसरी रणनीति ये है कि आपने कोरोना में करोड़ों जो है रुपया खर्च किया है, मुफ्त में इलाज कराया लोगों को, सारे राज्यों को आपने पैसे दिए हैं, उसके बाद आपने वैक्सीन फ्री लगवाई है। ये आखिर आफ्टर ऑल जनता से ही पैसा जाता है ना, ये तो टैक्स के रूप में जाता है। फिर उसके बाद आपने जो है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज बांटा है, तो इसके लिए भी आपका राजस्व तो आ नहीं रहा था, तो आपको कहां से महंगाई? अब फिर आप पेट्रोलियम पदार्थों पर जब भी बहस करते हैं, यदि एक छोटे से अर्थ के मैं स्टूडेंट के नाते एक बात कहूं, तो एक बड़ा प्रतिशत होता है जो सरकारी वाहनों के अंदर डीजल और पेट्रोल का उपयोग होता है,
दूसरे नंबर पर व्यवसायिक वाहनों में होता है, जहां जिसमें ट्रक आते हैं, जिसके कारण हम माल भाड़ा भरने की बात करते हैं, जिसके कारण महंगाई होने की बात करते हैं। दूसरा सेक्टर वो है जो सबसे ज्यादा दौड़ता है। आपका और हमारा बजट जो है वो तो 1500, 800, 700 रुपए महीना बढ़ा है। आप अपने घर पे कल्पना करके देखिए, जैसे मान लो मैं कार चलाता हूँ, उस तो पे भी कभी मेरी चर्चा कार, करेंगे हम, क्योंकि कई सारी चीजें उससे जुड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन से, उसके आड़े में मैंने कई सारी पहले कहा चीजें ना बढ़ तीन जाती प्रकार, हैं। मैंने जी आपके सामने 3 प्रकार रखे हैं ना। एक प्रकार वो है जैसे पुलिस की गाड़ी चलेगी, पीडब्ल्यूडी की गाड़ी चलेगी, सरकार की गाड़ी चलेगी। एक वो सेक्टर है जहां वाहन गाड़ी सरकारी चलती है। दूसरा वो होता है जो ट्रांसपोर्टेशन है, जिनको व्यवसायिक वाहन कहते हैं, हम व्यवसायिक वाहन चलते हैं। और तीसरा होता है डोमेस्टिक, यानी घरेलू वाहन चलते हैं। आप अलग से निकालिए, महंगाई जनता को तब महसूस होगी जब डोमेस्टिक पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए आप इसको बहुत ज्यादा फैला करके जनता को परेशान वाला मान लेंगे। हाँ, मैं ये मानता हूं कि गैस का सिलेंडर जो है वो 1800 900 के आसपास से ऊपर पहुंच गया है। ये निश्चित रूप से, क्योंकि महिला जो है उसकी जेब जो है पहले नोटबंदी के कारण जो खाली हो गई थी, सारे रुपया बिल्कुल बाहर आ गए थे, आज उसके पास सेविंग नहीं हो पा रही है। ये एक नाराजगी का विषय हो सकता है, लेकिन पेट्रोल के पदार्थ नाराजगी का विषय नहीं हो सकते। बिल्कुल। उसका जनता में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जी ब्रजेश जी, शर्मा जी ने नाराजगी की बात की, तो हमने एक दिलचस्प नज़ारा आज रेगांव में भी देखा कि प्रतिमा बागरी मंच से रो पड़ी। इसको किस नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि कहा ही जा रहा था बड़ा टफ लड़ाई है, और आखिरी दिन शिवराज सिंह चौहान भी वहाँ पहुँचे, वीडी शर्मा भी वहाँ पहुँचे, तो एक इमोशनल कार्ड भी इसके साथ साथ कि कांग्रेस अपने मुद्दे ला रही, बीजेपी अपने मुद्दे ला रही है। आदिवासी निर्णायक थे, तो हमने देखा कि कल तस्वीरें आई कि शिवराज सिंह चौहान उस रसोई तक दिखे, हालांकि कांग्रेस ने तंज जरूर कसा उस पर कि देखिए यहाँ उज्ज्वला गैस कनेक्शन नहीं है, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी होती जो चूल्हे की रोटी का शायद कांग्रेस के नेताओं को नहीं पता होगा कि किस चीज़ का स्वाद कहाँ से होता है, तो शायद वो दिखाने की भी कोशिश। निश्चित तौर पर मनोज जी, चुनाव में हर दाव चलने की कोशिश की जाती। यदि 2 वोट 10 वोट एक गांव में यदि शिवराज जी के रुकने से आसपास के गांव के उस गांव के वोट मिल जाएं तो क्यों नहीं रुकेंगे वो। निश्चित तौर पर यदि चूल्हे पे बैठ के किसी गरीब के यहाँ रोटी खाने से एक वर्ग ही खुश हो जाए, उस समाज का ही खुश हो जाए, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दल वो करते हैं। तो जो हर दाव होता है, यदि प्रतिमा बागरी रो रही है वहाँ, तो उनका भी आखिरी दाव हो सकता है कि भाई एक इमोशनल कार्ड खेल लिया जाए। हो सकता है इस बहाने कुछ महिलाओं को दया आ जाए कि भैया उनके साथ इतने षड्यंत्र रच रहे हैं, जिस तरह से कहा गया कि साहब महिला का अपमान किया जा रहा है। एक इमोशनल कार्ड हमने 28 उपचुनाव में भी देखा था। मनोज जी, कोई भी दाव मतलब छोड़ा नहीं जाता। जितने भी उनके तर्कस में जितने भी तीर होते हैं चुनाव में, उनका पूरा उपयोग करने की कोशिश की जाती है कि एक भी तीर ऐसा ना छोड़ा जाए, एक भी कमी ऐसी ना छोड़ी जाए। इसमें तो माहिर है, मतलब भाजपा, इसी को तो रणनीति कहते हैं चुनाव की, कि हर दाव कब कौन सा दाव चलना है। आज यदि शिवराज जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी तो ट्विटर की चिड़िया की तरह हैं, वो आते हैं, एक ट्वीट करते हैं और उड़ जाते हैं। मैंने लेकिन जन दर्शन में जो वादे किए हैं आपसे पूरे करूंगा, भले ही कांग्रेस ने 15 माह में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। तो हर दाव चला जाता मनोज जी, हर जो उस विरोधी दल ने जो दाव चला होगा, जो आरोप लगाए होंगे कि घोषणा वीर हैं, घोषणाएं करते हैं, लेकिन जो चिड़िया भी होती है वो आंगन में लगातार सुबह शाम चहचहाती है, ऐसा नहीं कि एक बार चहचहाई और उड़ गई 6 महीने बाद फिर आएगी। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से मौसम में बदलाव आया ना मनोज जी, कई पंछी उड़ गए हैं तो जो दोबारा आपको देखने को नहीं मिलते। जैसे कौवे को ढूंढते हैं हम, कब ढूंढते हैं? जब श्राद्ध पक्ष आता है तो वो नजर नहीं आता। आज की तारीख में आप कहीं दूर दराज देख लो, कहीं दर्शन हो जाते, तो कांग्रेस का ही वो हाल है। तो ऐसा मौसम हो गया, ऐसा पर्यावरण खराब हो गया कांग्रेस का कि वहां पे ऐसे कई सारे पक्षी हैं ना जो आपको नजर नहीं आते। तो उन पक्षियों में ऐसे 2-4 जो उड़ के दूसरी डाल पे बैठ गए हैं, जहां उनको अच्छा घोंसला मिल रहा है, अच्छा माहौल मिल रहा है, अच्छा खाने पीने को मिल रहा है, पर्यावरण ठीक है वहां पे, तो उस वहां से उड़ के उस डाल पे जा रहे हैं, उस पेड़ पर बैठ रहे हैं। और जिनको देख रहे हैं कि भाई कोई आ ही नहीं रहा है, तो ऐसे पक्षी वहां से विलुप्त होते जा रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही, अपने यहाँ का माहौल ठीक नहीं कर रही, तो हो सकता है जो शिवराज जी ने कहा है कि बहुत 2-4 अभी मेरे संपर्क में है, मैंने ही उनको रोक रखा है, तो ऐसे बहुत सारे पक्षी वहां से उड़ के जहाँ पे माहौल अच्छा होता है। हम तो देखते हैं कि जब मौसम अच्छा होता है तो 7 समुद्र पार करके भी पक्षी आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप खुद के पक्षियों की चिंता नहीं करते, लेकिन प्रवासी पक्षियों की चिंता सताती है और उसका बड़ा मान सम्मान करते हैं। ये बात हो रही है कि वो कुछ समय रुकता है, भोजन पानी करता है और उड़ जाता है। शायद कांग्रेस इस स्थिति को समझ नहीं पा रही। बहरहाल अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। तो निश्चित तौर पर अब आखिरी चुनाव के समय वक्त है और वोटिंग के कुछ घंटे पहले जो रणनीतियाँ बनती है, दोनों ही दल उस पर चौकस है।
अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं, चुनाव आयोग की अपनी तैयारी है, लेकिन इस बीच जनता के जो मुद्दे हैं वो कहीं भटक से गए हैं और आखिरी समय तक अब जब खंदक की लड़ाई जिसको हम कह सकते हैं कि प्रत्याशी डोर टू डोर पहुंचेंगे और इन 48 घंटों में कितना किसका मैनेजमेंट रहेगा, 72 घंटे में कौन किससे ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाएगा, कौन अपने जो वोटर हैं उसकी नाराज़गी दूर कर पाएगा, कौन अपने कार्यकर्ताओं को घर से बाहर निकल पाएगा, इन सब पर इस चुनाव के नतीजे निर्भर करेंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।